बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रखले इट्स मी आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 यानी वेव्स के इस लेक्चर नंबर 7 में आज बात करेंगे डॉपलर्स इफेक्ट की। डियर स्टूडेंट्स, डॉपलर्स इफेक्ट इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, क्योंकि इस पर लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, और चाहे वो आपका एंट्री टेस्ट हो इंजीनियरिंग का या मेडिकल कॉलेजेस का, इसमें बहुत सारे MCQs भी बन सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड चूँकि जैसा मैंने कहा ये इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड टॉपिक है, इसमें बहुत सारे केसेस भी हैं। हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम डॉपलर इफेक्ट को डिफ़ाइन करेंगे, हम उसके मुख्तलिफ केसेस देखेंगे, जब सोर्स मोशन में होगा, जब ऑब्जर्वर मोशन में होगा और जब दोनों मोशन में होंगे। हम सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, मैथमेटिकल डिराइवेशंस करेंगे और ये देखेंगे कि डॉपलर इफेक्ट जो है किस केस में किस वजह से होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर में कुछ दो क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि आपको प्रीवियस चीज़ें रिकॉल हो जाए। सो प्रीवियसली हमने ये देखा था कि किस तरह स्पीड ऑफ साउंड मेजर की जा सकती है। मैंने आपको बताया था कि हम रेजोनेंस ट्यूब यूज़ करते हैं और उस रेजोनेंस ट्यूब के अंदर हम चूँकि उसमें एयर कॉलम होता है और वाटर होता है, वाटर का लेवल हम कम ज़्यादा करके इससे एयर कॉलम की हाइट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ रेजोनेंस लेवल इन द एयर कॉलम ऑफ अ रेजोनेंस ट्यूब इज 120 सेंटीमीटर्स. What is the speed of sound if the frequency of the tuning fork used is 415 Hz? अगर 415 Hz के ट्यूनिंग फोर्क को यूज़ करके हम रेजोनेंस ट्यूब के ज़रिए स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करना चाहें तो इन्होंने कहा है कि फर्स्ट लाउडर साउंड हमें सुनाई देती है जब एयर कॉलम की कोई हाइट होगी, ठीक है, उसको हम फर्स्ट रेजोनेंस लेवल कहते हैं। फिर दोबारा हमें लाउडर आवाज़ सुनाई देगी, हम उसको सेकेंड रेजोनेंस लेवल कहते हैं। फिर हमने थर्ड आवाज़ सुनाई दी, फिर हम उसको थर्ड रेजोनेंस लेवल कह सकते हैं। फिर जब हमें चौथी दफ़ा, यानी इन सारे केसेस में हम हाइट एयर कॉलम की बढ़ा रहे हैं और यूँ उसके अंदर नंबर ऑफ एंटी नोट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि लाउडर साउंड का मतलब है एंटी नोट। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एयर ऑब्वियसली इस केस में वो बढ़ जाता है, रेजोनेंस हो जाती है। सो आप जानते हैं कि दो एंटी नोट्स के दरमियान का डिस्टेंस λ/2 होता है। यहाँ पे कहा है कि फर्स्ट और फोर्थ के दरमियान एयर कॉलम की लेंथ जो है 120 सेंटीमीटर है। इट मीन्स कि फर्स्ट और सेकंड के दरमियान हाफ लैम्डा, सेकंड और थर्ड के दरमियान हाफ लैम्डा और थर्ड और फोर्थ के दरमियान हाफ लैम्डा। यानी अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो इन दो के दरमियान जो है ज़ाहिर है यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एंटी नोड होगा, ठीक है। तो एक एंटी नोड इधर है, दूसरा एंटी नोड इधर है, दरमियान में कोई नोड होगा। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक λ/2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक λ/2 है, फिर यहाँ से फोर्थ पॉइंट तक भी λ/2 है। तो इन तीन λ/2 को हम ऐड करें, सो वी गेट 3 λ/2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज गिवन टू बी 120 सेंटीमीटर्स। सो ये 120 सेंटीमीटर्स है, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट मीटर पर सेकेंड में है स्पीड का, सो ऐसा यूनिट यूज़ करने हैं। सो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। λ इज इक्वल टू 2/3, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाइड विथ 120 सेंटीमीटर्स। अगर सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाना है 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से जान छूट गई। अब इसको सॉल्व करें, दिस इज़ 3, दिस इज़ 40, ये 50, 40/50 and it gives something 4/5 and it is 8. Sorry, it is 0.8. Yes, 0.8 meter is the
wavelength. Okay, then if we know the wavelength and we know the frequency, we can easily then calculate the speed, and the formula for speed is frequency times the wavelength. So the frequency is given as 415 hertz and the wavelength is 0.8 meters. So if we multiply these two, we get meter per second, and from here if we multiply these two, we get 332 meters per second. So option C is correct. Then in question number 2, what will be the new increased speed of sound calculated in the above question number 1 if temperature is increased by 25 Celsius. अब अगर टेम्परेचर इस टेम्परेचर से जो इस मेजरमेंट के वक्त था इससे 25 सेल्सियस बढ़ जाए तो फिर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी. तो डियर स्टूडेंट्स, आप चूँकि जानते हैं कि 332 मीटर पर सेकेंड ये 0 सेल्सियस पे होता है, और आप ये भी जानते हैं, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि जब 1 डिग्री इंक्रीज़ आती है टेम्परेचर में, 1 डिग्री राइज आता है, तो इसकी वजह से जो है स्पीड ऑफ साउंड में 0.6 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज़ आता है. तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज़ आया है, सो 25 मल्टीप्लाइड विद 0.6 एंड फ्रॉम हेयर you get 15 because you get 150 and एक डिजिट के बाद डेसिमल है, सो 15 मीटर पर सेकेंड उसमें इंक्रीज आई है. तो कितनी थी पहले 332 और अब उसमें 15 ऐड हो जाएगा, सो आपको क्या मिलेगा 347 मीटर्स पर सेकेंड. हियर इज द आंसर. अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं. इस पे बहुत से प्रॉब्लम्स आप अपने लिए बना सकते हैं, पास पेपर देख के वहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं. इस पे प्रैक्टिस करें, इट्स इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अच्छा, तो टॉपिक हमारा है डॉपलर इफेक्ट. सबसे पहले हम डॉपलर इफेक्ट को डिफाइन कर देते हैं. व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर्स इफेक्ट, इसको अगर डिफाइन करूं, सो इट इज द apparent change in the frequency of waves due to the relative motion of the source and the observer. So Doppler effect क्या है? It's the apparent change in the frequency. Frequency के अंदर apparent change, जाहिरी चीज. किस वजह से? Due to relative motion of source and the observer. Relative motion से मुराद ये है कि source move कर सकता है, observer move कर सकता है, दोनों move कर सकते हैं. जब भी इन दोनों के दरमियान motion होगी तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, जिसको हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो उस फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होगी जो सोर्स एक्चुअली इमिट कर रहा है. याद रहे डियर स्टूडेंट्स, ये सोर्स किसी तरह की वेव्स जनरेट करे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो साउंड वेव्स हो, चाहे वो लाइट वेव्स हो, चाहे वो किसी भी तरह की वेव्स हो. जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर की रिलेटिव मोशन होगी, ऑब्जर्वर को
अपेरेंटली वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट लगेगी जो एक्चुअली सोर्स इमिट कर रहा है। बहरहाल ये चीज़ क्यों आता है इसमें बात करते हैं। इसमें मुख्तलिफ केसेस हैं। सोर्स अब जाए चूँकि मैंने कहा कि रिलेटिव मोशन की वजह से होता है, तो ये मोशन जब सोर्स की मोशन की वजह से होगी, ये मोशन जब सोर्स करेगा तब क्या होगा ये देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ नोटेशन जो बार बार मैं यूज़ करूँगा, तो मैं कुछ सिंबल्स यहाँ पे लिख लूँ। मैं जो है सोर्स की स्पीड को Vs से डिनोट करूँगा, स्पीड ऑफ सोर्स। फिर मैं ऑब्जर्वर की स्पीड को V0 से रिप्रेजेंट करूँगा, Vo से, यानी स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। फिर मैं साउंड की स्पीड को सिर्फ V लिखूंगा, यह आपकी मर्जी होती है कि आप उसके लिए कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये सिंबल्स यूज़ करूँगा। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है F क्या होगी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से मेरी मुराद वो फ्रीक्वेंसी है जो सोर्स असल में इमिट कर रहा है, सो इट्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और एक को मैं F डैश कहूँगा, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व्ड, या इसको हम एपेरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एपेरेंट, ठीक है, एपेरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, सो अब पहले तो आप अगर इस सिचुएशन को ज़रा देखें, यहाँ पे एक सोर्स है S और एक ऑब्जर्वर है O, और सोर्स से ये जो वेव्स आप देख रहे हैं, सोर्स से वेव्स इमिट हो रही हैं, ऑब्जर्वर तक जा रही हैं, दोनों रेस्ट पर है। इनिशियली मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है, सोर्स भी रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेव्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, यानी वेव लेंथ फिक्स है। देखिए वेव लेंथ एक जैसी है। और दूसरी चीज़, ये जो साउंड की स्पीड है ये भी दोनों के लिए एक जितनी, जिस स्पीड से ये वेव्स इमिट कर रहा है सोर्स, उस स्पीड से वहाँ तक पहुँच रहा है, यानी उसको भी ऐसे ही लगेगा। तो अगर दोनों रेस्ट में होंगे तो एपेरेंट और जो है इफ़ ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं ये कंसीडर करूं कि पहले दोनों में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो आप डॉपलर्स इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो इफ Vs और relative speed is 0, या दोनों एक स्पीड से जा रहे हैं या दोनों एक रेस्ट पे हैं, मतलब ये है कि रिलेटिवली वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, F डैश इज इक्वल टू F। डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे होंगे, और वो मैंने आपको बताया है कि न वेव लेंथ में चेंज आती है न स्पीड में चेंज आती है, क्योंकि रिलेटिव मोशन की वजह से या वेव लेंथ चेंज होगी या फिर स्पीड चेंज होगा, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका ताल्लुक सोर्स के साथ है। जब तक सोर्स सेम है तब तक फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन एपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है। जाहिर है एपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, मेजर्ड फ्रीक्वेंसी। So it is not always equal to the actual frequency, if particularly when there is a relative motion between the source and the observer. Now we move to the cases, and in first case when the source is in motion, when the source is in motion, what happens? If you look at this clip here, you can see the source is moving toward the observer, and जो ये आगे जाता है तो आप देख रहे हैं
कि इन वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस कम हो रहा है, क्योंकि प्रीवियसली जनरेटेड वेव्स और जो उसके बाद वाली वेव सोर्स जनरेट कर रहा है उनके दरमियान जो है सेपरेशन कम हो रही है, जिससे वेवलेंथ कम हो रहा है। तो इस बात को हम मैथमेटिकली किस तरह समझ सकते हैं, देखें पहला केस, और जैसा कि हमने कहा कि पहले केस में हम ये कंसीडर करेंगे कि सोर्स इज इन मोशन, और इसके दोनों, इसमें फिर फर्दर दो केसेस हैं। एक केस ए यानी टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और वो भी आपने देखा कि सोर्स जब रेस्ट पे होता है, ऑब्जर्वर जब रेस्ट पे होता है और सोर्स मोशन में होता है उस ऑब्जर्वर की तरफ, तो क्या होता है, वेवलेंथ में कमी आती है। तो जो नई वेवलेंथ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा वो डिफरेंट होगी उस वेवलेंथ से जो सोर्स एक्चुअली इमिट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ये भी नोट कर लूँ कि एक्चुअल वेवलेंथ वो अगर लैम्डा है, तो एपेरेंट वेवलेंथ को मैं क्या कहूँगा, एपेरेंट वेवलेंथ उसको मैं लैम्डा डैश कहूँगा। ठीक, इसको थोड़ा सा, अब इस केस में चूंकि मैंने कहा कि ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और सोर्स मोशन में है, तो कुछ देर पहले आपने देखा वेवलेंथ में कमी आएगी। तो ये वेवलेंथ में कमी इस वजह से आ रही है कि सोर्स मोशन में है, और नई जो वेवलेंथ होगी लैम्डा डैश, दैट वुड बी लेस देन एक्चुअल। कितनी कम होगी, मैं उसको कहता हूँ डेल्टा लैम्डा, ये उसमें कमी आ रही है। लेकिन ये कमी किस वजह से आ रही है, ये कमी इसलिए आ रही है उसमें क्योंकि सोर्स मोशन में है। क्या, सोर्स मोशन में है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, चूँकि आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि V इक्वल्स एफ लैम्डा और F इक्वल्स V डिवाइडेड बाई लैम्डा, इस तरह कर सकते हैं। तो चूँकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, एपेरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए, मैं यहाँ पर F डैश लिखूँगा एंड दैट वुड बी V divided by lambda dash. Now this V is speed of sound, and if you look at this lambda dash here, इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें एक तो आपको नज़र आ रहा है लैम्डा है और दूसरा डेल्टा लैम्डा है। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज V divided by F. This is actual wavelength, so it is corresponding to एक्चुअल फ्रीक्वेंसी V by F। एंड अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं ना, लैम्डा इज इक्वल टू V by F। और अगर डेल्टा लैम्डा की बात करूं, तो जैसे मैंने कहा डेल्टा लैम्डा में जो चेंज आती है लैम्डा के अंदर, वो सोर्स की मोशन की वजह से आ रही है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस V of source divided by the frequency. And if you substitute these values of lambda dash here, what you get? यहाँ पर एक तो मैं क्या करूँगा, इस लैम्डा डैश की जगह पहले वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ, V अपनी जगह पे, और लैम्डा डैश की बजाय ये अगर मैं इस तरह करूँ तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, V माइनस वी एस। सो लैम्डा डैश की जगह V माइनस वी एस डिवाइडेड बाय F, ये मैं लिख सकता हूँ। दिस इज F डैश एंड F डैश इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो आप उसको V divided by V minus Vs times the actual frequency F.
ठीक है, ये पहला केस हमारा हो गया। इसमें हमने देखा कि एफ डैश जो है वी डिवाइड बाई वी माइनस वी एस। अब यहाँ से क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है कि चूंकि डिनोमिनेटर में v से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए डिनोमिनेटर स्मॉल होगा, न्यूमरेटर लार्ज होगा। तो ये जो पॉइंट है ये 1 से ज़्यादा होगा। एंड इफ़ एनीथिंग greater than 1 is multiplied to some quantity, the quantity is increased. So f dash is greater than f. कब? When the source is moving towards the stationary observer. Is it clear? Well, so अगर मैं अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, एक को अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरा बिल्कुल उसी तरह है। अब मैं दोबारा सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दूँ। अब अगर आप फिर इस क्लिप को देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि सोर्स जो है वंस अगेन मोशन में है, लेकिन अब की बार सोर्स अवे जा रहा है ऑब्जर्वर से। ऑब्जर्वर अब भी रेस्ट पे है, लेकिन सोर्स उससे दूर जा रहा है। तो जब सोर्स उससे दूर जा रहा है, सो यू कैन सी द सेपरेशन बिटवीन टू वेव फ्रंट इंक्रीज एंड वेवलेंथ में क्या आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है। सो यू ओनली नीड टू पुट पॉजिटिव साइन हेयर। प्लस लिखेंगे, नेगेटिव से जान छूटी, पॉजिटिव प्लस प्लस हर जगह पे, यहाँ पे भी प्लस लिखे, यहाँ पे भी प्लस लिखे। एंड यू सी ये कब? जब सोर्स मोशन में है, सोर्स मोशन में है लेकिन अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ओके, सो इन दैट केस एफ डैश वुड बी लेस देन एफ। एपरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम होगी। रीज़न ये है कि डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। समथिंग इज एडिंग टू द डिनोमिनेटर, एंड इफ़ यू ऐड समथिंग टू डिनोमिनेटर इट मीन्स कि न्यूमरेटर स्मॉल होगा, डिनोमिनेटर लार्जर होगा। यहाँ से 1 से स्मॉल कोई वैल्यू आएगी, एंड यू नो कि अगर 1 से स्मॉल कोई वैल्यू किसी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई हो जाती है, इसको कम कर देती है। सो एफ डैश इज लेस देन एफ। सो ये फर्स्ट केस का पार्ट बी था। अब हम ये देखेंगे कि जब सोर्स की बजाय ऑब्जर्वर मोशन में होगा तब क्या होता है। तो इसके लिए मैं ये साफ कर देता हूँ। अब ज़रा वंस अगेन ये क्लिप देखें। इसमें अब ऑब्जर्वर मोशन में है, सोर्स रेस्ट पे है, सोर्स से साउंड जो है ऑब्जर्वर की तरफ स्पीड v के साथ जा रही है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। सो दैट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड। एंड इफ़ यू लुक एट द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स एंड the observer has the velocity or speed that is v naught. So what happens this time? यहाँ पर अब वेवलेंथ में चेंज नहीं आ रही। आप देख रहे हैं कि हर दो वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस सेम है, लेकिन स्पीड में चेंज आ रही है। साउंड की स्पीड में चेंज आएगी। क्यों? क्योंकि इधर से साउंड मूव कर रहा है, उधर से ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगी। सो पहला केस मैथमेटिकली कैसे करते हैं देखें। ऑब्जर्वर इन मोशन, ऑब्जर्वर मोशन में है, तो जब ऑब्जर्वर मोशन में होगा तो मैंने बताया कि स्पीड में चेंज आएगी। जब सोर्स मोशन में होगा तो वेवलेंथ में चेंज आएगी। तो ऑब्जर्वर जब मोशन में होगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? स्पीड ऑफ साउंड प्लस व्हाट? स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। और अब अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ लिखें
सो नई फ्रीक्वेंसी एफ डैश क्या होगी, वी डैश डिवाइडेड बाई लैम्डा होगी, और वी डैश यहाँ से आप देख सकते हैं वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये हो जाएगा। सो लैम्डा क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एफ। सो एफ डैश इज वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी बाई एफ। रीअरेंज दिस, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, एफ डैश इक्वल्स वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी टाइम्स एफ। वंस अगेन यू कैन सी, अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि वी नॉट वी में ऐड हो जाएगा, और इससे ये होगा कि न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर से 1 से लार्जर वैल्यू आएगी, नतीजतन 1 से लार्जर वैल्यू इस एफ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ। क्या होगा? एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। कब? जब ऑब्जर्वर क्या करता है, मोशन में है और वो टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स जा रहा है, टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स जा रहा है, तो ऐसी सूरत में एफ डैश ज्यादा होगा किससे? एफ से। लेकिन अब आप इस सिचुएशन को एज्यूम कर लें, आप देख सकते हैं इस दफा ऑब्जर्वर मोशन में है लेकिन अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है। ऑब्वियसली साउंड जिस डायरेक्शन में जा रही है ऑब्जर्वर भी उसी डायरेक्शन में है, या वेव्स जिस डायरेक्शन में है ऑब्जर्वर भी उसी डायरेक्शन में। मैंने साउंड कहा, यह कोई भी वेव हो सकती है। बहरहाल वेव्स और ऑब्जर्वर की डायरेक्शन सेम है, तो इसमें यह होगा कि ऑब्जर्वर की स्पीड जो है वेव्स की स्पीड से सब्ट्रैक्ट होगी और जो रिलेटिव स्पीड है वो कम होगी। ऐसी सूरत में हम यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर अवे फ्रॉम लिख लेते हैं, क्योंकि अभी भी ऑब्जर्वर मोशन में है लेकिन इस दफ़ा वो सोर्स से दूर जा रहा है। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो स्पीड में चेंज आती है, जब सोर्स मूव करता है तो वेवलेंथ में चेंज आती है। तो यहाँ पर वो माइनस हो जाए स्पीड, और यहाँ पे भी माइनस लिख लें। तो अब यहाँ पे भी माइनस लिख लें, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इस दफ़ा स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा? v से कोई पॉजिटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, और जिसकी वजह से न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर एंड वी आर हैविंग सम स्मॉलर फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी देन द एक्चुअल। सो इस केस में क्या होगा? रियल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द रियल फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड देन इफ़ यू वांट टू नो कि जब दोनों मोशन में होंगे तब क्या होगा, वो सिचुएशन देख लेते हैं। पहले आप ये क्लिप ज़रा देखें। इसमें ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। इसमें भी जाहिर है जब दोनों मोशन में होंगे तो वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं या एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। तो पहला केस में ये ले लो कि वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो देखें जब वो एक दूसरे की तरफ आते हैं तो क्या हो रहा है, स्पीड जो है स्पीड में भी चेंज आएगी। स्पीड में क्यों चेंज आएगी? क्योंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। वेवलेंथ में भी चेंज आएगी। क्यों? क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे देख सकते हैं? केस 3, both the source and the observer are in motion. The source and
the observer are in motion. In this case, जैसा मैंने कहा कि दोनों में चेंजेस आएंगी, तो v अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड करूं, एपेरेंट फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या होगी, v डैश डिवाइडेड बाई लैम्डा डैश, क्योंकि v में भी चेंज आ रही है, लैम्डा में भी चेंज आ रही है। v डैश क्या होगी, जब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, पहला केस इसमें टूवर्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे की तरफ जाए तब क्या होता है, हम जानते हैं कि v डैश वुड बी v प्लस v नॉट, और लैम्डा डैश चूंकि एक दूसरे की तरफ जब जाते हैं तो वेवलेंथ में कमी आती है, इसलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी, लैम्डा डैश माइनस डेल्टा लैम्डा। और डेल्टा लैम्डा के मुतालिक आप ये ऑलरेडी जानते हैं कि वो किस वजह से आ रहा है, वो ऑब्जर्वर की सोर्स की मोशन की वजह से आ रहा है। तो अब मैं इनको जब वहाँ पे पुट कर लूँगा, फिर देखते हैं कि क्या होता है। एफ डैश वुड देन बिकम v प्लस v नॉट, ये मैंने v डैश की जगह पुट किया, डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ। डेल्टा लैम्डा क्या है, डेल्टा लैम्डा जैसा कि हमने बात की है कि ये सोर्स की मोशन की वजह से है, सो वी एस डिवाइडेड बाई एफ। और अगर ये चीज़ें मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो मुझे क्या मिलता है, जो एफ डैश इक्वल्स v प्लस v नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा बाई एफ माइनस not lambda by f, it is v by f, sorry, and vs by f, and चूंकि अगर मैं इनका LCM लूँ, या यहाँ पे f डैश इक्वल्स v प्लस v नॉट डिवाइडेड बाय v माइनस vs डिवाइडेड बाई f, और इसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो हमारे पास आ जाता है v डैश दैट इज इक्वल टू v प्लस v नॉट डिवाइडेड बाई v माइनस vs टाइम्स f। सो यहाँ से क्लियरली आपको नज़र आ रहा है, जब वो दोनों एक दूसरे के करीब जाएंगे तो न्यूमरेटर देखें, इसमें दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, तो चेंज और भी ज़्यादा हो जाएगी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज़ लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। इन दिस केस क्या होगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज़ लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। कब, जब it is greater than actual frequency. That is because numerator is larger and denominator is smaller. Okay, and what if we reverse the situation? अगर हम कहें कि वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तब क्या होगा, जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे हमें सिर्फ साइन चेंज करने पड़ेंगे। हमें वो सिचुएशन अगर हम ड्रा करें, अवे फ्रॉम ईच अदर लिखें, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम ईच अदर में यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, और ये सिचुएशन ऐसे हो जाएगी यूं, यहाँ पर बिल्कुल इस तरह माइनस साइन और यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। इस दफ़ा न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर लार्ज है, इस वजह से जो नई फ्रीक्वेंसी होगी दैट वुड बी, ये भी चेंज कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब एपरेंट फ्रीक्वेंसी लेस होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। कब, जब वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब मैं इन सारी बातों को कंक्लूड कर दूं तो मैं यहाँ पर उनका एक जनरल केस लिख सकता हूँ। ये देखते जाएं।
f dash is equal to v plus minus v naught divided by v minus plus v s times the frequency. अब मैंने प्लस माइनस ऊपर लिखे, नीचे माइनस प्लस लिखा, इसलिए कि जब ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा और जब ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा। ये चूँकि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इस बात को याद कैसे रखें कि आप अगर इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपको कैसे याद रहेगा कि कहाँ पे प्लस पुट करना है, कहाँ पे माइनस पुट करना है। तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी एक बात याद रखिए। जब हम खुद स्कूल के ज़माने में थे, कॉलेज में, तो हमने उस टाइम ये एक एनालॉजी इसके लिए सीखी थी। आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके लिए हम चोर सिपाही वाला खेल खेलते हैं। इसमें एक को आप ऑब्जर्वर को माने, फॉर एग्जांपल जो ऑब्जर्वर है दैट इज पुलिस, और जो सोर्स है दैट इज थीफ। सोर्स चोर है और ऑब्जर्वर पुलिस है। अब देखें, जब सोर्स रेस्ट पे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल चोर कहीं पे चोरी कर रहा है, हाँ, कोई बैंक लूट रहा है या कहीं पे चोरी कर रहा है, रेस्ट पे है, ठीक है, वी नॉट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखते जाएं, 0 यहां, और ऊपर क्या लिखेंगे, फिर तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं आएगी ना। ये अब यहां पे क्या लिखूं, प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि पुलिस के क्या सिचुएशन है। चोर रेस्ट पे है, पुलिस उसकी तरफ आ रहा है, तो अगर पुलिस उसकी तरफ आ रहा है तो फिर पुलिस की फीलिंग पॉजिटिव, क्योंकि वो खुश होगा कि चोर को पकड़ लूंगा, इसलिए वहां पे पॉजिटिव लिखना कि पुलिस चोर की तरफ जा रहा है, पुलिस की फीलिंग पॉजिटिव, इसलिए यहां पे प्लस होगा। अब अगर पुलिस रेस्ट पे है और चोर पुलिस की तरफ जा रहा है, उसने नाका लगाया हुआ है रोड पे और चोर चोरी करके उस रोड से गुजर रहा है, वहां पे पुलिस का नाका है, अब चोर की फीलिंग नेगेटिव होगी, उसे खौफ होगा, पकड़ा जाएगा, ठीक, माइनस साइन लिखेंगे। अब जब पुलिस रेस्ट पे है, नाका मौजूद है, चोर नाके से पास हो गया और चोर अब दूर जा रहा है पुलिस से, उसकी फीलिंग पॉजिटिव होगी, बच गया, ठीक। तो ये सारी सिचुएशन अगर आप जहन में रखें, फिर ये भी हो सकता है कि चोर और पुलिस एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो चोर की फीलिंग नेगेटिव, पुलिस की फीलिंग पॉजिटिव। जब वो एक दूसरे से, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो पुलिस परेशान होगा कि यार जब यू टर्न लूंगा तो चोर पता नहीं कहाँ तक निकल चुका होगा, और चोर खुश है कि भाई यू टर्न आएगा तब मैं कहीं पे निकल चुका हूँगा। वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, चोर निकल जाता है, चोर दूर जा रहा है, पुलिस उस तरफ जा रहा है, पुलिस की फीलिंग नेगेटिव, चोर की फीलिंग पॉजिटिव। तो इस तरीके से शायद आपको याद रहे। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।